Welcome to this math session, students. In this math session, we are starting your new chapter, that is M20 as per JEE syllabus. यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आपका M20, which is nothing but your continuity and differentiability. यहाँ से आपका डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू हो रहा है, राइट? जैसा मैंने आपको बोला था कि हम सारी चीजें आपके कैलकुलस में पढ़ने वाले हैं। आपका फंक्शन हो गया, लिमिट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन। यहाँ से जितने भी चैप्टर्स हैं अभी हमारी जेई की जर्नी में सबसे ज्यादा टाइम हम इसी के बीच में एक्सप्लोर करने वाले हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो दो बुक आपकी अलग अलग है, दो बुक आपकी हैं सेंगेज, अरिहंत, या कोई भी पब्लिकेशन आप यूज करो। एंड आर्यन M19 एडवांस के लिए फॉर्मूला बुक में आप 4 से 5 पेज छोड़ दो, राइट? क्योंकि एडवांस तो हो जाएगा 2-3 पेज में मैक्सिमम, मतलब ये आगे पीछे मिला के मैं बोल रहा हूँ, राइट? आगे पीछे मिला के 1 पेज। हाँ हाँ, बाकी फिर जो नए नए क्वेश्चन करोगे वहां से जो मिलता जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि M19 में जो आपके सीनियर्स का भी केसेट के डाउट सॉल्विंग सेशन चल रहा है, तो केसेट में सारे वो गेट लेवल के कंसेप्ट्स आ रहे हैं, गेट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो सब मिला के टोटल 5 से 6 पेज मोर देन इनफ। ठीक है, चलो M20 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पूरा चैप्टर आपका डिवाइडेड है 3 एक्सरसाइज के अंदर, 20.1, 20.2, 20.3। और M20 के बाद के चैप्टर्स अगर मैं आपको लिस्ट में बताऊं, M21, M23, M24, आपको पता है कि टोटल आपके M26 और M27 तक हमारा सिलेबस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? M27 लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी क्लाइमेक्स के लिए आपका इंतजार कर रहा है कब से, कि आप कब आओगे और कब पढ़ोगे। M26 से आपका 3D जियोमेट्री और M25 आपका वेक्टर अलजेब्रा, जो दोनों मिला के आपके बहुत इजी चैप्टर्स होने वाले हैं। वेक्टर अलजेब्रा जो फिजिक्स में आप वेक्टर पढ़ चुके हो उसका यूज आएगा। 3D जियोमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा में कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वेक्टर अलजेब्रा है कि 3D जियोमेट्री है, क्योंकि दोनों में आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको आराम से समझाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। M20 से लेके M24 तक का हमारा सफर रहेगा डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। हम अलग अलग कॉर्नर्स में जाएंगे, अलग अलग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को टच करेंगे एंड समझेंगे कि वो क्या होता है। M20 में जैसा मैंने बोला कि M20.1 हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, जहाँ पे लिमिट के साथ उसको कनेक्ट किया जाएगा कि लिमिट से कंटिन्यूटी क्या है। 20.2 में डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, जहाँ पे लिमिट से हमने डिफरेंशिएशन को डिफाइन किया था एनसीईआरटी में, याद है आपको, राइट? थोड़ा बहुत। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे हो जाएगा। 20.3 में हम टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। यहाँ पे आपका ओरिजिनल डिफरेंशिएशन शुरू होगा। क्लास 11 में जो आप M1 देख चुके हो वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन था, जो आपको फिजिक्स में काम आया, और उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर हमने देखा था। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन की सारी टाइप्स को कवर करने वाले हैं, तो ये 20.3 आपका ज्यादा टाइम खाएगा, राइट? देखने के लिए 20.3 एक एक्सरसाइज है, बट यू कैन टेल इट इज मिक्सचर ऑफ 3 to 4 एक्सरसाइजेस और डिफरेंट टाइप्स, राइट? मतलब इतना बड़ा नहीं है, बट इतने टाइप्स हैं, इतनी वेराइटी है अलग अलग। ओके, तो 2 एक्सरसाइज आप मान सकते हो। तो जैसा हम हर चैप्टर के लिए टारगेट लेते हैं कि ये 2 क्लास में खत्म हो जाए, ये 2 क्लास में खत्म हो जाए, तो ये 4 क्लास उठा ही लेगा। तो ये भी आपका 8 लेक्चर्स का है हमारा टारगेट। M20 के लिए भी ये 8 क्लास में हमें खत्म करना है। उसके बाद अगर मैं M21, M23, M24 का आपको ओवरव्यू दे दूं, M21 विल बी AOD, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, आप जो भी नाम दो। अब वो एप्लीकेशन जो है वो आप आगे जाके इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज करने वाले हो। फिजिक्स में जो आप अप्लाई करते हो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इट इज नथिंग बट योर पार्ट ऑफ AOD ओनली। AOD आपका बोर्ड्स, जेई, सेट, बिट सेट सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बोर्ड्स में भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस आप देख पाओगे, जेई में भी, बिट सेट में भी और सेट में भी। M23, M24 आपका इंटीग्रेशन के ऊपर है। M23 में हम पढ़ेंगे इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन एंड डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, वो दोनों। एग्जैक्टली इंटीग्रेशन मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है? एंड M24 एंड उसी के अंदर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी अंदर ही आ जाएगा। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और ये भी बड़ा चैप्टर होगा। दिस विल बी आल्सो बिग चैप्टर। M24 आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे हम आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को कंबाइन करके
उसके इक्वेशंस के साथ खेलने वाले हैं। तो ये M20 से लेके M24 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर और क्लास 11 का M11 ये 5 चैप्टर मिला के आपका बनता है कैलकुलस। इज दिस क्लियर एवरीवन? जिसमें आप फंक्शन को भी ऐड कर सकते हो, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। सो चलो शुरू करें। आर यू रेडी टू डाइव इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ कैलकुलस? शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, discontinuity condition for the function to become continuous at a point, types of discontinuity at a point and remove the discontinuity if possible, continuity of a function in an interval and continuity over domain। ये सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन, समझो। तो M20.1 कंटिन्यूटी अभी हम हमारा आपका शुरू कर रहे हैं, बट M20.1 कंटिन्यूटी शुरू करने से पहले इसमें लिमिट की थोड़ी चीजें हम याद करेंगे कि लिमिट का मतलब क्या है। आप जब आपको याद होगा द मोमेंट आई स्टार्टेड लिमिट्स, जब मैंने लिमिट स्टार्ट किया था, होप यू रिमेम्बर दिस, लिमिट स्टार्ट करते टाइम पहले ग्राफ से ही मैंने स्टार्ट किया था, आया ना? कि ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया था कि लिमिट का मतलब क्या है। होप यू रिमेम्बर दिस, याद है? 2 3 4 5 हमने ग्राफ प्लॉट किए थे, उसमें से जो भी ऑर्डर में आपको जो भी ग्राफ याद है वो चीजें हम वापस देखने वाले हैं, ठीक है? वन बाय वन, वन बाय वन। चलो एनीवन, पहला ग्राफ कोई लिमिट के रिलेटेड कुछ भी आप आपके वर्ड्स में बता सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू f of x इक्वल टू l, उसमें कैसा केस हो सकता है? x a के करीब जा रहा है, f of x l के करीब जा रहा है, तो वहां पे कैसा केस पॉसिबल है? एनीवन? यस साम्या, यू वांट टू टेल समथिंग? हाँ, नहीं कोई फंक्शन का एग्जांपल मत दो, जस्ट डायरेक्टली यू कैन टेल। सी, या अगर आपको याद नहीं आ रहा है मैं आपको समझाता हूँ। एज फॉर एग्जांपल मान लो ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ दिस इज द पॉइंट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पे हमें मिल रही है एक वैल्यू which is called f of a, am I correct everyone? please give me some response। चलो अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a अप्लाई करता हूँ, उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है? व्हाट इज जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लिमिट x टेंड्स टू f of x? जैसे x a के करीब जा रहा है, x a के करीब जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज x a के करीब जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू a फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो f of x आपका किस वैल्यू के नजदीक जा रहा है? हाँ या ना? यही था उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। तो जैसे आप नजदीक जा रहे हो, यू कैन सी f of x आपका f of a के नजदीक ही जा रहा है यहाँ पे, यस और नो एवरीवन? f of x आपका a के नजदीक ही जा रहा है, ये f of a ये वैल्यू के नजदीक जा रहा है, जिसे हम बोलते थे l, लिमिट, यस और नो? लिमिट का मतलब है कि जब x a के करीब जा रहा है, x a के लेफ्ट हैंड साइड से नजदीक जा रहा है, x a के राइट हैंड साइड से नजदीक जा रहा है, x a के बहुत नजदीक जा रहा है, बट x a हो रहा है नहीं, x a नहीं हो रहा है। तो f of x किस वैल्यू के नजदीक जा रहा है उसे बोलते हैं लिमिट ऑफ दैट फंक्शन। यहाँ पे f of x हमारा l के नजदीक जा रहा है, सो l इज लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एंड डेफिनेटली हियर your function is defined at a which is f of a and l both are same in this case। are you getting my point everyone? you can tell me yes if you agree, हाँ या ना? फिर हमने कुछ और अलग अलग ग्राफ देखे थे, जैसे हो सकता है कि आपका फंक्शन ये वैल्यू पे डिफाइन ही ना हो, ए पे आपका फंक्शन डिफाइन ही ना हो, पॉसिबल है कि नहीं? हाँ या ना? राइट, ए पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, बट जब आप उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करोगे, so from left hand limit and right hand limit, can you tell me here when limit x tends to a, f of x will be what? suppose ये value है l, so can I say here limit x tends to f of x is equal to l only? as for example जैसे yes, very good Ovesh, right? that जैसे Ovesh is giving example x square minus 4 upon x minus 2, so when limit x tends to 2, जब x 2 के नजदीक जा रहा है, व्हाट अबाउट x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, उसकी लिमिट हमें मिलेगी जो 4 होगी, हाँ या ना? 2 + 2 4, बट
2 पे क्या वो फंक्शन डिफाइन होगा? नॉट एट ऑल. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना. So limit x tends to f of x equal to L, which is not equal to f of A. Why it is not equal to f of A? Because f of A is not defined. याद आ रहा है स्टूडेंट्स? ऐसा कुछ कुछ हमने देखा था जहाँ पे हम f of A पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे वो टाइम पे. अभी मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा. ये सेम हम कर सकते हैं. मान लो एक दूसरा केस जहाँ पे आपको फंक्शन दो पार्ट में दिया जाता था. इफ x इज नॉट इक्वल टू 2 फंक्शन इज दिस. इफ x इज इक्वल टू 2 फंक्शन इज डिफरेंट. जैसे यहाँ पे मान लो x इक्वल टू a पे आपको फंक्शन ये डिफाइन किया गया है. x इक्वल टू a पे आपका फंक्शन हो रहा है f ऑफ a. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट से जाओगे या राइट हैंड लिमिट से जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? It will be L. Please give me some response, everyone. Yes or no? ये केस में मैं बोल सकता हूँ लिमिट x tends to a f of x will be equal to L, which is not equal to f of a. f of a is defined, but it is somewhat other point. ये कोई आपका दूसरा पॉइंट है. यहाँ तक क्लियर है? राइट? यस मीत हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे भी आ रहे हैं. x प्लस टू सब डोमेन इक्वल टू r. हाँ आर्यन, बट अभी हमें डोमेन में नहीं जाना है ना. एक्स समझना. कुछ फंक्शन ऐसे भी थे जैसे अभी योगेश आपने एग्जांपल दिया सिग्नम एक्स, जिसमें सिग्नम एक्स का आपको ग्राफ पता ही है. नेगेटिव के लिए वो आपको -1 देगा, पॉजिटिव के लिए 1 देगा और 0 के लिए 0 होगा. तो राइट हैंड साइड से जब आओगे, अभी मीत में आपका कंसेप्ट ऐड कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे आओगे तो 0 के राइट हैंड साइड से आपको मिलेगा 1. लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप आओगे तो क्या होगा? कुछ तो बोलो. -1. एंड 0 पे क्या होगा? 0. यस. सेम अभिराम इज टेलिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, राइट, स्टार्टिंग से. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में भी आप देख सकते हो वो पूरा आपका स्टेप वाइज फंक्शन होता है. स्टेप वाइज फंक्शन में आप उस तरीके से देख सकते हो, पर्टिकुलर वो रेंज के अलग एंड हर एक इंटीजर पे लेफ्ट लिमिट अलग, राइट लिमिट अलग, राइट. जितेंद्र is telling my audio is breaking. Is it breaking for all of you or only for Jitendra? जैसे मान लो उस टाइप का ये एक एग्जांपल जहां पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रही है कुछ और, राइट हैंड लिमिट मिल रही है कुछ और वो पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है कुछ और. आया ना? लेफ्ट हैंड लिमिट L, राइट हैंड लिमिट M, and this is f of a. Here limit x tends to a plus f of x is equal to M. Limit x tends to a minus f of x is equal to L, and f of a is something different. ये तीनों चीजें अलग है. Is this clear everyone? You can tell me yes, हाँ या ना? Yes sir. Okay. Yes sir. तो ऐसे और भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, ऐसे और भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, बट अभी के लिए इतना इनफ है. इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाले केस. इन शॉर्ट अब मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी के ऊपर आपको क्या कहना चाहता हूँ वो समझो. अगर सिंपल भाषा में बोला जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन. कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ पॉइंट मैं बोल सकता हूँ, या कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ डोमेन में बोल सकता हूँ, पर डोमेन पे जाने से पहले मैं बस एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ. अगर मुझे ये बोलना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका मतलब क्या होगा? उसका ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, हाँ या ना? जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो पेंसिल आपकी उठनी नहीं चाहिए. जैसे आप प्लॉट कर रहे हो वैसे आप प्लॉट करो. ऐसा नहीं कि ऐसे प्लॉट किया फिर उठ के वापस दूसरा, इतना प्लॉट किया फिर उठ के वापस तीसरा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंटिन्यूअस फंक्शन मींस योर पेन शुड गो और योर पेंसिल शुड गो कंटिन्यूअसली. नहीं समर्थ, दैट इज all these three are different numbers here. Okay, so continuous function means आप continuously कर्व ड्रॉ कर रहे हो, बीच में ब्रेक नहीं आ रहा है, no break points. Okay, continuous function. So graphical point of view एकदम सिंपल भाषा में continuous function means no break points. Okay, चलो यहाँ पे आप सारे केस में देखो कहाँ पे ब्रेक पॉइंट आ रहा है और कहाँ पे नहीं आ रहा है. अगर आप पहले केस में देखो, if you see your very first case, right,
हाँ यस समर्थ, फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन दैट शुड बी द डेफिनेशन। यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए क्या तीनों सेम हो रहा है? इन शॉर्ट फंक्शन की वो पॉइंट पे लिमिट और वो वैल्यू वो सेम हो रही है और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। हाँ चलो, यहाँ पे आपकी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम नहीं है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? कि जब आप इसे ड्रॉ करोगे आपको यहाँ पे उठ जाना पड़ेगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। इन अ सेम वे क्या यहाँ पे वो कंटिन्यूअस फंक्शन है? नहीं, क्योंकि जब आप इधर ग्राफ प्लॉट करोगे लेफ्ट हैंड साइड वन डॉट देन राइट हैंड साइड, हियर आल्सो यू विल गो लेफ्ट हैंड साइड वन डॉट राइट हैंड साइड, आपको दो जगह पे यहाँ पे पेंसिल उठानी पड़ रही है। तो सिंपल एंड सीधी भाषा में फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन आपके कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होने चाहिए, आपकी पेंसिल कंटिन्यूअसली भागनी चाहिए। पेंसिल अगर कंटिन्यूअसली भाग रही है, पेन आपकी कंटिन्यूअसली भाग रही है, देन इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये सिंपल भाषा में। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। अब मैथमेटिकल टर्म में, कैलकुलस की लैंग्वेज में, थियोरेटिकल लैंग्वेज में, अलजेब्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू a, f of x is equal to f of a, we can say that the function is continuous at x equal to a। ये सिर्फ एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हुआ, ये पता चला एवरीवन? वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। यहाँ तक क्लियर है? राइट नाउ इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस at all points of domain of f, उसके डोमेन के हर एक पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, then we can say that function is continuous function on its domain, उसके डोमेन पे वो कंटिन्यूअस है। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, सिंपल भाषा में कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है। पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स लैंग्वेज में पहले एक पॉइंट पे अगर लिमिट ऑफ f of x इज इक्वल टू f of a, we can say that it is continuous at that point। ऐसे हर एक पॉइंट पे अगर वो कंटिन्यूअस है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है पूरे डोमेन के ऊपर। राइट, अब आर्यन वो वाले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, मुझे आपने बोला कि x इक्वल टू 2 के लिए वो डिफाइन होगा कि नहीं, अगर वो डोमेन वाला क्वेश्चन होता। एज फॉर एग्जांपल f of x आपको दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। राइट, तो इसका डोमेन क्या होगा? बोलो, व्हाट विल बी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? r-2। r minus 2, right? c, yes, x should not be equal to 2, right? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, आपका फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। बट जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हो, f of x is equal to x स्क्वायर माइनस 4 को x माइनस 2 x प्लस 2 करते हो, डिवाइड बाय x माइनस 2 करते हो, तो ये x माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आप f of x इक्वल टू x प्लस 2 लिख सकते हो। तो अब f of x इक्वल टू x प्लस 2 के लिए तो कुछ नहीं है, तो इधर तो मुझे डोमेन ऑफ f r ही लिखना चाहिए ना, फिर माइनस 2 करने की क्यों जरूरत है? सर वो समझ गया, क्योंकि वो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि r-2 पे बिलोंग करे। यस, सर इसी क्योंकि सेम क्वेश्चन को लिमिट टेंड्स टू 2 ऐसे करके किए थे। सर x-2 और x-2 को कैंसिल करने के लिए वो दोनों जीरो नहीं होने चाहिए ना। यस, क्योंकि हाँ, x वही माइनस 2 आपका कैंसिल तभी होगा जब x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये दूसरा फंक्शन है, दिस इज f of x एंड दिस इज g of x, राइट? जब ये x इज नॉट इक्वल टू 2 पे वो कैंसिल होता है, ये x प्लस 2 होता है, तो हर एक x इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए ये सारी वैल्यू सेम है। f of x आपका r माइनस 2 है, g of x आपका x प्लस 2 है, राइट? g of x का डोमेन r आएगा, फंक्शन का डोमेन r माइनस 2 आएगा। इज दिस क्लियर? राइट, जब हम 2 हाँ, नहीं सर। रख रहे हैं तब दोनों सेम है, जब g में से भी मैं r माइनस 2 कर रहा हूँ तब फंक्शन और g, f और g दोनों सेम है। क्लियर एवरीवन? सर गॉट इट। राइट, चलो तो इसे आप नोट डाउन कर दो आपकी फॉर्मूला बुक में क्विकली, पहले ग्राफ एंड कंडीशन। सो सिंस यू हैव सीन नाउ कि इनमें से कौन सा कंटिन्यूअस फंक्शन है और कौन सा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, कब कंटिन्यूटी होगी कब डिसकंटिन्यूटी होगी, यहाँ से हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जो भी हमने डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स देखे वो देखते हैं।
टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की पहले दो मेजर टाइप्स हैं, आप ये मेरे साथ ही करते जाओ, राइट, सो दैट इट विल सेव योर टाइम। एक है आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और एक है आपका इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इररिमूवेबल में भी आपके दो काइंड है। अब ये नाम से ही आपका क्लियर होता है कि रिमूवेबल मतलब ये ऐसी डिसकंटिन्यूटी है जिसे आप रिमूव कर सकते हो, इररिमूवेबल मतलब वो ऐसी डिसकंटिन्यूटी है जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, राइट। इररिमूवेबल में जो दो काइंड है, राइट, उसको बोला जाता है, एक को फर्स्ट काइंड, दूसरे को सेकंड काइंड। उसके दूसरे नाम भी हैं बट पहले सिर्फ वो देखेंगे, फर्स्ट काइंड, दूसरा है सेकंड काइंड। चलो, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, हमें ये पता है कि डिसकंटिन्यूटी वो तभी होगी जब आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए, उन दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो, वो दोनों सेम ना हो। तो रिमूवेबल में आपका ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए ये सेम नहीं है, मतलब आपका लिमिट तो डिफाइन है, लिमिट एल आ रहा है और एफ ऑफ ए अलग है, ये दोनों चीजें आपकी अलग है। अब इसको रिमूवेबल क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप इसे रिमूव कैसे कर सकते हो, सोचो, राइट। इट कैन बी रिमूव्ड बाय, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल देखे, ये वाला देखो, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ ए डिफाइन ही नहीं था, दिख रहा है एग्जांपल नंबर 2 एवरीवन, यहाँ पे एफ ऑफ ए आपका डिफाइन नहीं है। एग्जांपल नंबर 3, एफ ऑफ ए डिफाइन है बट कोई अलग वैल्यू है, हाँ या ना? क्या अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए को अलग से डिफाइन कर दूं तो, एज फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स को ये डिफाइन कर दूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 इट इज इक्वल टू 4। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। It is equal to 4 when x equal to 2. So, and f of x is this when x is not equal to 2. So, discontinuity can be removed by redefining f of x. Redefining f of x at x equal to a. ये पहले पता चला? You can tell me yes if you agree, everyone. हाँ या ना? हाँ सर। चलो, अब इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, उसमें जो फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी है उसमें आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही अलग आ जाएगी, मतलब लिमिट ही डिफाइन नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, समझ रहे हो, राइट। दैट मींस ये आपका हो गया लास्ट वाला एग्जांपल, जहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, आपकी राइट हैंड लिमिट अलग है। कैन यू सी दिस, राइट सर ये फर्स्ट काइंड का एग्जांपल है क्या? हाँ, ये फर्स्ट काइंड का एग्जांपल है, और वेयर योर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर नॉट सेम, limit x tends to a minus and limit x tends to a plus both are not same. Are you getting my point everyone? Okay. इसलिए इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम इसको बोला जाता है जंप डिसकंटिन्यूटी, राइट। दिस इज कॉल्ड जंप, क्योंकि आपका फंक्शन का ग्राफ जंप ले रहा है, हाँ या ना? लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे पूरा जंप ले रहा है। कैन यू सी दिस एवरीवन, राइट। दिस इज कॉल्ड योर जंप डिसकंटिन्यूटी, इसका दूसरा नाम और jump discontinuity. Now, second kind में कोई एक ही आपका डिफाइन नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स या फिर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ये आपका डिफाइन नहीं है। मतलब लिमिट के लिए जो एसेंशियल कंडीशन चाहिए वही आपकी डिफाइन नहीं है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। आइदर लेफ्ट या राइट, दोनों में से कोई डिफाइन ही नहीं है। इसीलिए जो आपकी सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी है उसका दूसरा नाम है एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि एसेंशियल कंडीशन ही डिफाइन नहीं है, राइट। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, कोई एक उसका डिफाइन ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ओके, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? जैसे मैं एग्जांपल दूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स log x,
बोलो। और लॉग में आपका यहाँ पे बेस ई ही है, राइट, ln x है। अब 0 माइनस क्या लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइन है? नहीं सर। राइट, 0 प्लस क्या आएगा? व्हाट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log x? 0 के राइट है, e की कौन सी पावर 0 होगी? माइनस इन्फिनिटी, यस और नो? हाँ सर। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log x, it is going to be your minus infinity, right? Yes, OS is telling limit x tends to 0. Yes, 0 minus root x. Yes, that is also one of the good example. Limit x tends to 0 minus root x. ये सब आपके डिफाइन नहीं है, राइट? चलो ये हो गया, ये पता चला आपको टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी स्टूडेंट्स। ये टेबल याद रखना बहुत जरूरी है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट? नेक्स्ट क्लास इज ऑन फ्राइडे, बट पहले टीपीपी, सो M24 के टीपीपीज आप खत्म कर देना घर से स्टूडेंट्स, राइट?